बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और पूछता है इंडिया लेकर हाजिर हूं मैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत कर सकते हैं। जी हां, यहां पर अब बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी तस्वीर बनती नजर आती है। लेकिन उससे पहले टीटीपी ने उत्तरी वर्जिस्तान को दहला कर रख दिया है। 8 इलाकों पर बमों की बारिश कर दी। कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी इस दौरान ढेर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो ताजा हमले हुए उसके बाद में पाकिस्तान में खलबली मच गई और जंग को खत्म करने की कवायद तेज हो गई। दावा किया जा रहा है कि अफगान प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी पक्ष के बीच में दोहा में चर्चा होगी और इस दौरान देशों के बीच में सीज फायर को आगे बढ़ाने पर बात हो सकती है। दोनों देशों के बीच एक हफ्ते तक चले संघर्ष के बाद में बुधवार शाम 48 घंटे के लिए सीज फायर पर सहमति बनी थी और इसकी मियाद आज शाम को खत्म हो रही है। अब जानकारी ये है कि तालिबान के तेवर से पाकिस्तान में एक अलग तरह की तस्वीर यहां पर नजर आती है, जिसके बाद शाहबाज और मुनीर ने दोहा से बाकायदा गुहार लगाई कि अब इसको पूरी तरह से सीज फायर को ठीक किया जाए और यहां पर सीज फायर कराया जाए। वहां पर विदेश मंत्री इसहाक डार ने बाकायदा फोन पर बातचीत की है। पाकिस्तान ने तालिबान से बात करने की अपील भी की है। कतर के सहयोग से ही सीज फायर बढ़ाने की कोशिश भी एक तरह से की जा रही है। ये एक बड़ी तस्वीर नजर आती है। अब ऐसे में कई महत्वपूर्ण बड़े सवाल खड़े होते हैं। पूछता है इंडिया, सीज फायर पर बैठक से पाक अफगान में क्या हालात बदल जाएंगे? सवाल यह भी कि आंतरिक हालात ने पाक को घुटने टेकने पर क्या मजबूर कर दिया है? तालिबान ने पाकिस्तान की परमाणु धमकी को क्या ठेंगा दिखा दिया है? अपने आप में ये बड़े सवाल हैं जो यहाँ पर लगातार लोगों के जहन में है, क्योंकि नुकसान हम सभी जानते हैं दोनों तरफ से बड़े स्तर पर हुआ है। अब देखिए, तालिबान ने पाकिस्तान की सैन्य ध्वंस की मिट्टी पलीत कर दी, ऐसे यहाँ के तमाम दावे किए जा रहे हैं। बार बार यही बात, क्या पाकिस्तान तालिबान और यहाँ पर स्थिति अब सामान्य होगी? क्या स्थिति में कोई बदलाव नजर आएगा? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल है वो मेरे साथ में जुड़ रखे हैं, आपको हम मिलवाते हैं। मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल संजीव मलिक, इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रखे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हुसैन जावेद हमारे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान से ही तैयब बलूच भी हमारे साथ में इस दौरान चर्चा में जुड़ रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले हुसैन जावेद जी, आप ही का रुख करना चाह रही हूँ। जरा आप ही बताइए कि आखिर ये जो बैठक होने वाली है, ये बैठक कितनी उम्मीदों वाली नजर आती है? नैना जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। बिल्कुल, आपने अपने इंट्रो में सही कहा कि आज का दिन जो है ये बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज शाम 6 बजे पाकिस्तानी हिसाब से शाम 6 बजे तक सीज फायर था। अब दोहा के अंदर बातचीत हो रही है कि क्या ये सिलसिला जो है इसको मजीद आगे सस्टेन किया जाए या ये यहीं तक था। तो इस पर अभी इसकी तफसीलात क्या हैं, जानकारी क्या है, वो अभी तक चीजें सामने नहीं आई हैं। शायद अगले 1 घंटे में सामने आ जाए। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपका इंट्रो भी सुना है। आज के दिन भी दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये कि आप देखें कि अगर सीज फायर आज होना है, जिसका फैसला भी होगा, तो ये चीजें एक तरह की पॉजिटिविटी सामने आनी चाहिए। वो पहले से आपको वो वाइब्स फील होनी चाहिए। बदकिस्मती से ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और आज जो हमारा इलाका है मीर अली का, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर एक मिलिट्री कंपाउंड पे टीटीपी ने अटैक किया। ये अलग बात है, उनके अटैक को रिपल्स किया गया और आने वाले 3 जो आतंकी थे उनको ढेर भी कर दिया गया। लेकिन वही बात है, हमारा सवाल तो वही था। अगर आज हम सीज फायर पे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का पहला पॉइंट क्या होता कि काबुल हुकूमत टीटीपी को लगाम दे। अब अभी भी अगर आज इस तरह की घटना हो रही है तो आप समझ सकती हैं कि चीजों को काबुल हुकूमत कितना सीरियस ले रही है। और दूसरा अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो है कि आपको आपको याद होगा, आप ही के शो में मैंने कहा था, जब से ये टेंशन शुरू हुई ना अफगानिस्तान पाकिस्तान की, अफगानियों के अंदर भी, तालिबान के अंदर भी काफी रिफ्ट आ रही है। और सिराजुद्दीन हक्कानी जो काबुल हुकूमत पे तनकीद भी कर रहे थे कि आप फतह के दावे कर रहे हैं, आपको मिला तो है कुछ नहीं, आज उनको नजरबंद कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि काबुल हुकूमत के अंदर भी क्रैक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो काफी डेवलपमेंट्स जो है वो इस अंदाज की कि मैं इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव कह नहीं सकता। जी, आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो एक और बात बार बार ये कही जाती है कि
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस पूरे क्लैश को लेकर, इसमें भी ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इंडिया को ही बार बार दोषी ठहरा रहे हैं। बात ये हो जाती है कि अभी आपको पहले तो स्थिति सामान्य करनी है, इसमें भी ब्लेम गेम का जो एक बड़ा हिस्सा है वो लगातार खेलते हुए नजर आते हैं। वो नैना जी देखें, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनका अपना, आपको पता है कि जब आप इस लेवल पर होते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क भी होता है, तमाम एजेंसियों के साथ भी आपकी बात होती है। तो उन्होंने ऐसी कोई बात हवा में नहीं कही होगी, उनके पास कोई ना कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी और वो ब्लंट है। वो ऐसे हैं कि वो बात जो है वो किसी किस्म पता नहीं कौन सी इंटेल्स होती हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था इस दौरान भी उनकी तरफ से आपके संसद में जो बयानबाजियां की जा रही थी वो तो हवाई ऐसी थी हास्यास्पद, जैसे पता नहीं वो हम ऐसा लग रहा था कि हम कोई कार्टून नेटवर्क देख रहे हो। और वहां पे ख्वाजा आसिफ वहां के वो मंत्री नहीं बल्कि जिस रूप में वो बात कर रहे थे इंटेलिजेंस को लेकर या बाकी सारी चीजों को लेकर कि हमने इसीलिए वो पता नहीं उन्होंने हवा में बातें करते हुए नजर आ रहे थे। मैं अब जल्दी से रुक करना चाहूंगी, मेरे साथ में जो और खास मेहमान संजीव मलिक जी भी जुड़े हुए और तैयब बलूच भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं संजीव मलिक जी आपका रुख करते हुए, आज की बैठक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर बहुत अहम दिन होगा, क्योंकि हमने देखा टेंशन बॉर्डर पर ऑफकोर्स बहुत बड़े स्तर पर नजर आता है, कोई माने या ना माने नुकसान दोनों ही तरफ से बड़े स्तर पर होता है। अब कितनी उम्मीद आज नजर आ रही है सर, क्योंकि 48 घंटे का भी जब पूरा सीज फायर था तो इस दौरान भी कोई वो पूरी तरह से युद्ध विराम नजर नहीं आया था। संजीव जी ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। ओके, कैन यू हियर मी मैम? यस ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और सभी को नमस्कार। देखिए, जो जावेद साहब कह रहे थे कि ठीक है, पाकिस्तान के लिए उनके कंसर्न बहुत अच्छे हैं, हम भी चाहेंगे पाकिस्तान में देखिए आम जनता का नुकसान ना हो। मैं एक भारतीय सिटीजन होने के नाते उनकी अच्छी सलामती की यही अपेक्षा करता हूं कि चीजें सेटल हो जाए। पर मैम एक चीज बताएं, मैं थोड़ा सा मेरा एप्रीहेंशन इस बात को लेकर है कि देखिए मैं मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन में पीछे में जाना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा कारण था कि जो पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा काबुल पे बॉम्बिंग करने के लिए। एयर स्ट्राइक्स की चीजें वहां से बिगड़ी, एयर स्ट्राइक्स की उन्होंने। इनका कहना था कि वहां पे जो इनके जो टीटीपी के लोग हैं वो वहां से अटैक कर रहे हैं। तालिबान का कहना है कि नहीं, ये टीटीपी के लोग लोकल के साथ मर्ज करके और अपने जो भी उनका एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो भी उनकी एस्पायरेशन है। अब उनका कहना, तालिबान का कहना यह है कि देखिए जो लोग हैं, जो टीटीपी के लोग हैं, वो इनके होम ग्रोन लोग हैं। ठीक है, कुछ इधर हो सकते हैं क्योंकि इनकी एथनिक एफिलिएशन दोनों तरफ है, वहां के जो लोकल लोग हैं दोनों तरफ उनकी एथनिसिटी है। अब बात ये आती है कि देखिए जो इन्होंने जो टीटीपी को बनाया था, टीटीपी का एक मुख्य मुद्दा ये है कि वो पाकिस्तान में शरिया चाहते हैं जी। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान, मेरे जो मित्र पत्रकार हैं जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, पर मेरा कहना ही है कि देखिए आप तो शरिया को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो बुला लो टीटीपी को, वो अपने वैसे कर लेंगे और आप उनसे बात करके शरिया लागू कर लीजिए। आप लोग तो इस चीज के हकदार हैं और आप लोग तो इस चीज को एडवोकेट भी करते हैं। तो मेरा जी, लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी बात सिंपल नहीं है, क्योंकि वो स्माइल कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि इनको बहुत सारी बातें पता है, पत्रकार हैं और बहुत सारी चीजों को अंदर खाने जानते भी हैं ये लोग। देखिए दोहा में जो बातचीत होने जा रही है नैना मैम, उससे ठीक है एक टेम्परेरी पोज मिल सकता है और पाकिस्तान इस चीज को गेन करना चाहेगा क्योंकि उनको टाइम चाहिए। देखिए एक बात है, पाकिस्तान इज डिवाइडेड फोर्स इन नाउ, क्योंकि उनको कई फ्रंट देखने पड़ते हैं, देखने भी चाहिए। आज की डेट में अगर आप बात करें कि अगर स्टेट वे आंसर चाहें कि क्या ये सफल हो पाएगा, मैं समझ सकता हूं पार्शियली पॉज मिल सकता है, लॉन्ग लास्टिंग पीसेस नहीं आएंगी जब तक कि कोर इशू को ये लोग एड्रेस नहीं करेंगे। वहां से कोर इशू है क्या आखिर में? मैम जो कोर इशू है, देखिए ड्यूरेंट लाइन तो एक बहाना है, असली चीज इनको अपना जो बैकग्राउंड तैयार करके अमेरिका को देना है, दैट इज द मेन प्लेटफॉर्म। और इसलिए टाइम गेन करना चाहते हैं कि दुनिया की नजरों में पेश कर सकें कि हम तो देखिए विक्टिम है टीटीपी के। लैपैक इनका, मैम एक चीज बताएं मैं आपको, मेरा कुछ मतलब पैनलिस्ट मे नॉट एग्री विद मी, जो लैपैक का जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था 3 दिन पहले, जो पाकिस्तान में अपसर्ज हुआ था मुरीद के वगैरह में, देखिए इन्हीं का लोग है मैम, इन्हीं के लोग इसको हवा दे रहे हैं। कारण ये है, मैं बताता हूँ,
देखिए इनके प्रधानमंत्री और उनका मुनीर साहब जाके वहां पे जो इनके जो फील्ड मार्शल है वहां पे जाके वो उनको अमेरिका को खुश करना है। जी। अब बात ये है कि इनके बीच में बवाल ये हुआ कि जी आपने इजराइल के पक्ष से समझौते जो समझौता हो रहा है जो कि थोड़ा इजराइल के पक्ष में दुनिया उसको देख रही है, आप उसका पार्ट क्यों हो? अब दूसरी की बात ये कि जब उसका पार्ट क्यों हो ये बात आप जनता को कैसे शांत करेंगे? जी। आप पाकिस्तान आज अमेरिका को ये पेश करेंगे कि देखिए मेरी इंटरनल पॉलिसी लोग हमसे नाखुश है और हम इसको पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश करी। अभी बात हुआ क्या कि इन्होंने जो स्क्रिमिश हुए जो बॉर्डर पे और जब इन्होंने देखा कि देखिए आप हवा के आप मतलब अफगानिस्तान के रेस्पेक्ट में आप हवा के महारथी हो सकते हैं अफगानिस्तान को देखते हुए, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग नहीं है ना इसकी। दो लेकिन ग्राउंड के बादशाह वही हैं। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए अफगानिस्तान के अफगानी लोग वो हैं जो कोई युद्ध नहीं आ रहे, कोई झगड़ा नहीं आ रहे, कोई स्क्रिमिश नहीं आ रहे। उन्होंने जब 10 साल तक खींचा, अमेरिका को भी भागना पड़ा वहां से, पाकिस्तान को बीच में हटना पड़ा वहां से। जी, जी, तो बिल्कुल। इन सब चीजों को देखते हुए ये आप मान लीजिए कि पाकिस्तान इस बात से थोड़ा सा सहमा है कि ग्राउंड पे आप इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और ग्राउंड में चूंकि मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो बेटर क्या है, फेस सेविंग क्या है। मुझे लगता है सर, देखिए हुसैन जावेद जी यहाँ पर अपना रिएक्शन जरूर देने की कोशिश करें। भले हुसैन जी आप इस बात पे अभी आप स्वीकारिता ना करें, लेकिन आप भी अंदर खाने इस बात को तो जरूर समझते हैं कि ये टेंशन है, खासतौर से तहरीके तालिबान की ये लगातार हम तस्वीर जो देखते रहे हैं, इसके अलावा जो तमाम ऐसे संगठन हैं उनका भी लगातार बढ़ता वर्चस्व चिंता ज़रूर बढ़ाता है। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं तैयब बलूच जी का रुख करना चाहूँगी। तैयब बलूच जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि एक तरफ अभी आज ये कहा जाए कि इसको एस्केलेट करने की कोशिश की जाएगी कि इसको जो सीज फायर है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन क्या इतना आसान नज़र आता है? क्या आपको इसमें कोई चैलेंजेस नजर नहीं आते? क्योंकि जैसे ही सीज फायर हुआ, सीज फायर होने के बावजूद जो अन्य संगठन हैं उनकी तत्परता, उनकी एक्टिविटी ज्यादा नजर आई थी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये जो सीज फायर है, मेरे ख्याल में सीज फायर का अफगान रजीम जो है वो फायदा उठा रही है, और जो सरहद है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, वहां पर उसने अपनी जो मशीनरी है, जो वार मशीनरी है, वो भी मूव करना शुरू कर दिया। सिर्फ ये नहीं, इन 48 घंटों के दौरान हम जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि अफगानिस्तान से जो खारजी हैं, जिनको टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, और हम उनको, हमारा जो टर्म है हम उसको फितनतुल खारिज कहते हैं, तो वो जो खारजी है वो बाकायदा उनकी तश्कीलें दे के मुख्तलिफ गिरोह, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर भी भेज दिए गए हैं, और कुछ कार्रवाई में कुछ मारे भी गए हैं। और ये बेसिकली टाइम गेन करने की एक अटेम्प्ट थी, और मुझे नहीं लग रहा कि ये सीज फायर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर रह पाएगा। अगरचे कतर के अंदर जो है वो टास्क शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें हमने देखना यह है, जैसे आप भी पूछ रही थी कि असल मेन कारण है क्या, ये एकदम जो कंफ्लिक्ट जो है वो रेज हुआ, इसके पीछे असल वजह क्या है? और ये थोड़ा सा कीजिएगा। जी जी जी। देखिए इसके पीछे जो असल वजह है वो ये है कि जब से अफगान रजीम के वजीर खारजा, और ये मैं आपको बता दूं कि ये अबूरी हुकूमत है, कोई परमानेंट हुकूमत नहीं है। अफगानिस्तान में परमानेंट हुकूमत का क्याम अभी होना बाकी है, लेकिन इसके साथ साथ अफगान की अबूरी रजीम ने जो अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दहाना कराई थी, वो यकीन दहानियां बिल्कुल फुलफिल नहीं हुई। और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के 36वें जो करारदाद है, 36वीं करारदाद सलामती कौंसिल की, उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर अफगान रजीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, और कहा गया है कि उन्होंने जो यकीन दहानियां कराई थी वो एक भी फुलफिल नहीं हुई। उल्टा पूरी दुनिया के जिनके जो खित्ते में जो मतलूब दहशतगर्द है उनका गढ़ बन चुका है अफगानिस्तान। अब मैं आता हूँ असल कारण पे। कारण ये है कि जब से वजीर खारजा जो है उन्होंने विजिट किया इंडिया का, और वहां पे जब उन्होंने जयशंकर से उनका मुलाकात हुआ, तब से पाकिस्तान का बॉर्डर पर उनकी इश्तियाल अंगेजी बढ़ गई, और उसके बाद उनकी जानिब से हमले शुरू हो गए। इस हवाले से मैं फिर जो है आज आपके चैनल पे दोबारा वो चीज जो है दोबारा बतलाना चाह रहा हूँ कि अजीत देवल जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका 2008 का वो स्टेटमेंट उठाए जिसमें वो कह रहे थे कि अफगान जो तालिबान है ये पैसे के लिए लड़ते हैं,
अगर कोई 1500 करोड़ रुपया इनको देकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत इनको 1800 करोड़ रुपया देकर लेकिन अपने तैयब बलूच जी, मकासद के लिए भारत के इस्तेमाल। पास में इतना फालतू पैसा नहीं है ना, इतना फालतू पैसा नहीं है। हमारे पास में जो पैसा है, हम तो उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, और हम उसमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को अंजाम देते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी तक वही सोच रही थी, अभी तक ये वाला आखिर जिन्न क्यों नहीं निकला। देखिए, क्या इसके पहले अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान के बीच में सब कुछ बहुत गुडी गुडी था क्या? इसके पहले पाकिस्तान के अंदर क्या यहाँ पर आप ही लोग बार बार कहते रहे कि भाई हमारे ऊपर आरोप है, हम यहाँ पर ये कहा जाए कि इसी तरह के आतंकी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, आप यही बात खुद कहते रहे। लेकिन अब आपको इस तरह से एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश करें। अली शाह जी का मैं रुक कर रही हूँ। अली शाह जी, जिस तरह से यहाँ पर ये बड़ी बातें जो कही हैं यहाँ पर हमारे साथ में पत्रकार साथी तैयब बलूच ने, उनका कहना है कि भाई जिस रूप में जैसे ही अफगानिस्तान के यहाँ पर प्रतिनिधि भारत में आते हैं और अटैक शुरू हो जाते हैं, क्या पाकिस्तान में इसके पहले बहुत शांति थी? पाकिस्तान में यहाँ पर एक किसी जगह पर पटाखा तो छोड़िए, फुलझड़ी तक नहीं जली, और इसके बीच में बार बार जो बीच में इनका रोना हो रहा था, वो क्या सब झूठा था फिर? अली शाह जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। बात करते हैं शुरुआत से। बिल्कुल, क्या पहले पाकिस्तान में अमल, शांति, चैन था? मैं कुछ एक फैक्ट गिनाता हूँ। देखिए, 1947 में जब पार्टीशन हुआ, पहले वजीर आजम इनके कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान का 1951 में असैसिनेशन हो गया था। पाकिस्तान के बहुत से जितने वजीर आजम आते हैं वहां पर कांटों का ताज पहनते हैं, या तो इनको एग्जाइल, तड़ी पार भेज दिया जाता है, या तो जेल हो जाती है, या तो फांसी, या तो मार देते हैं उनको, या तो असैसिनेट कर देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो इतने पावरफुल हो गए थे पाकिस्तान के अंदर कि पूरा पाकिस्तान इनको डैडी डैडी के नाम से बोलने लग गया था। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई थी इनको, जनरल अयूब खान। उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही इनको फांसी पे चढ़ाया, हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, ताकि वो असैसिनेशन ना लगे, मर्डर ना लगे। ठीक है, हम आगे और फॉरवर्ड करते हैं। चाहे नवाज शरीफ हो, नवाज शरीफ साहब को कौन लेकर आए थे? 1983 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान भी थे, जनरल जियाउल हक। जनरल जियाउल हक का तो इंतकाल हो गया जहाज के अंदर, द केस ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज, जब वो अमेरिकन डेलीगेशन के साथ जा रहे थे, और नवाज शरीफ साहब भाग गए थे फिर विदेश, लंदन। आप जनरल परवेज मुशर्रफ, इनका जनरल तो भगड़ हो गया था, अब वो दुनिया में नहीं रहे था, कहना चाहिए, लेकिन फैक्ट है। फिर वो तड़ीपार वहां पे यूएई में जाकर इंतकाल हुआ इनका, कुछ ज्यादा 1 साल पहले की बात है ये। आप देख लीजिए, इमरान खान, पाकिस्तान की जनरल बाजवा ने क्या करा इनके साथ, पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ। आप देख लीजिए बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ था ये। आप जितने भी पाकिस्तान के अंदर आए हैं, क्या अमल शांति थी पाकिस्तान के अंदर? आरोप लगाते भी रहे उनकी जान जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा है जी, हाँ, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि भाई हम अहमदिया को मुसलमान का दर्जा देंगे ही नहीं, उनको मुसलमान मानते ही नहीं। आप देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में क्या हुआ था चंद 1 साल पहले, एक सर्विंग इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पाकिस्तान की मिलिट्री उठाती है, रातों रात होटल के कमरे से उठा के ले जाती है। ये केवल पाकिस्तान में हो सकता है। सिविल वॉर हो रहे थे और पाकिस्तानी कहते नहीं तो कुछ नहीं हो रहा, तो क्योंकि पाकिस्तान का जितना भी पूरा पैसा है ना, आईएमएफ से कितने बार ये कर्जा ले चुके हैं और कितने बार डिफॉल्ट कर चुके हैं। आईएमएफ इनको लोन देने को तैयार नहीं था। पिछले साल 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक इनकी 10 मेंबर की टीम आई थी आईएमएफ की, पाकिस्तान में कोई कंट्री निकल नहीं पाई, तो वो चले गए, हम वापस जाते अपने देश, हम जूम पे बात कर लेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनको आईएमएफ से कर्जा दिलाया, फट से कर्जा आते ही 10 करोड़ का मुआवजा का ऐलान हुआ मौलाना मसूद अजहर के जो आतंकी ठिकानों पे, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद और उसामा बिन लादेन को ये आतंकी मानते ही नहीं ना, और जो पाकिस्तान में पैसा आता है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर वही पैसा ये गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल या कुछ एजुकेशन में लगा देते तो शायद आज फ्यूचर अलग कुछ और होता पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ तालीम पे ध्यान नहीं है। अगर आप देखें, कुरान शरीफ का शुरुआत होती है इकरा से। इकरा मतलब एजुकेशन, तालीम। मगर कहाँ पे है यहाँ पे पाकिस्तान में तालीम? यहाँ पर तो भीख मंगी और बेईमानी और चोरी चकारी इसके टाइम नहीं है।
नहीं इमरान लेकिन खान तोशाखाना केस के अंदर जो अंदर गए जी लेकिन एक बात और ये समझने की कोशिश करी हूँ, देखिए ये तो अंदर खाने सबके अपने अपने मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि कुछ भी हो पाकिस्तान में उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं यहाँ के जो मंत्री हैं या फिर यहाँ की सरकारें हिंदुस्तान को, और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ की जो लोकल इश्यूज हैं उससे ध्यान भटक जाएगा और आम जनता जो है उनसे बाकी बेसिक सवाल जो है वो नहीं करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ की जनता भी बहुत ज़्यादा होशियार है, वो समझती है, क्योंकि हम लगातार कई ऐसे तमाम वीडियोज़ जो हैं वो लगातार देखते रहे हैं। मैंने सवाल जो है हमारे साथ में हुसैन जावेद जी, उनसे पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों है। अभी हाल ही में ख्वाजा आसिफ ने कहा, उन्होंने कहा भाई उनके पास में अपने इंटेल्स होंगे, लेकिन उनके इंटेल कौन से होते हैं समझ में नहीं आता। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में जो बयान दे रहे थे वो बड़े हास्यास्पद लग रहे थे। मुझे लग रहा था मैं कोई किसी नेता को किसी पार्लियामेंट में नहीं बल्कि एक अजीब सा कोई कार्टून नेटवर्क देख रही हूँ। वहां पे उनके मंत्री ही पीछे बैठ के उनके ऊपर हंस रहे थे, सांसद हंस रहे थे। चाहिए ना किसी को भी, हमारे दर्शकों को एंटरटेनमेंट के लिए अगर घुमा रहे हैं ना तो वो सब बाकी एंटरटेनमेंट चैनल मत देखो आप पाकिस्तान की जो मीडिया है ना तो बैन हो रखी है क्योंकि वो इस लायक है नहीं, लेकिन फिर भी अगर यूट्यूब पे कोई इनके पॉडकास्ट आते हैं वो देख लो, मस्त होते हैं, बड़े मस्त, बड़े मजा आइए। अगर आपको अपना इलाज करवाना है, हंसी खिलखिला के हंसी करनी है ना तो इनके पाकिस्तान की न्यूज चैनल देख लो कि इनके वहां पे चल के रहा है, इनके मुल्क के अंदर हंसी अपने आप छूट जाएगी। दूसरी बात है कि भाई पाकिस्तान के ये कहती है कि अफगानिस्तान पहले अफगानिस्तान ने हमला किया, उन्हें प्रोवोक किया, अनप्रोवोक्ड फायरिंग पाकिस्तान ने करी। झूठ, सरासर झूठ, सरेआम झूठ बोलते हैं। देखिए पाकिस्तान ने जब इनके फॉरेन मिनिस्टर अहमद ये अपना आमिर खान मुताकी जब हिंदुस्तान आए थे तो पाकिस्तान के पेट में दर्द हुआ कि भाई हिंदुस्तान अपने काबुल से फिर से रिश्ते बढ़ा रही है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी, इन्होंने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन रिवेंज, और धमाधम मारा पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान कहती है कि 23 ट्रूप्स इनके शहीद हो गए थे। अरे 23 ट्रूप्स और 200 तालिबान के लड़ाके मारे गए थे। अरे भाई मुंह तोड़ जवाब दिया था, धुरा के मारा है पाकिस्तानियों को। लेकिन हुसैन जावेद जी, मुझे लगता है अलीशा जी, मैं यही बात एक लेकर हुसैन जावेद जी का रुख करी। हुसैन जावेद जी देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो भी तनाव है वो इससे इतर, लेकिन सीज फायर की अगर अफगानिस्तान के साथ में जो मौजूदा स्थिति है बॉर्डर एरियाज में, वो अपने आप में बहुत ज्यादा तनाव पैदा करता है। एक और बात मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था तहरीक तालिबान, टीटीपी या फिर अन्य जो संगठन है उनकी भूमिका तो ठीक है अंदर अलग है, लेकिन ऐसा ही एक और संगठन है हाफिज गुल बहार, जहां तक मैं अगर नाम गलत नहीं ले रही हूं, तो अफगानिस्तान की बॉर्डर पर एक बार फिर से उनकी अगर भूमिका यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये चिंता और भी ज्यादा बढ़ाएगा, भले ही सीज फायर हो या ना हो? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने मुझसे पहले भी सवाल किया था और मैंने उसका जवाब भी आपको ये दिया था कि भले आज सीज फायर हो जाए या सीज फायर ना हो, अब ये जो पाक अफगान बॉर्डर है ये देखो मुझे लगता है कि काबुल हुकूमत अपनी उस पॉलिसी से बैकआउट कर देगी कि हमें टीटीपी की हिमायत नहीं करनी है। शायद वो उनको अपना एसेट समझ रहे हैं और मुझे नहीं समझ आती कि उनको ऐसी मजबूरी क्या है जहां पे उनको अपने एक हमसाय मुल्क के साथ बकायदा एक जंग की कैफियत में जाना पड़ रहा है, वो भी एक आर्म्ड ग्रुप की वजह से। अभी आपने गुल बहादुर का नाम लिया, गुल बहादुर हो गए, अभी जो हालिया टीटीपी है, ये सब लोग जो इस तरह के ग्रुप्स हैं ये किसी के भी नहीं, ये किसी के भी नहीं है। और यही वजह है हमने तो फैसला कर लिया कि हमने अब इनका सफाया करना है, चाहे आज सीज फायर हो या ना हो। हमारी जमीन पर टीटीपी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। अभी इससे पहले डिबेट में एक बात ये कहा जाए कि अब तालिबान या टीटीपी पर पूरी बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है पाकिस्तान? बिल्कुल भरोसा नहीं है कि अगर सीज फायर अगर हो भी जाता है तो भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? नैना जी देखिए, जहां तक काबुल हुकूमत की बात है ना, उन पर एतमाद है या आप उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कह लें, ये तभी होगा जब हमें उनके मोटिव में दिखाई देगा कि उन्होंने अपने यहाँ से टीटीपी के जो सेफ हेवंस हैं उनको खत्म करने की कोशिश की है, उनको बेदखल करने की कोशिश इसलिए पूछी हुसैन जावेद जी, क्योंकि यही बात तो तालिबान कहता है। तालिबान कहता है भाई हम किसी भी चीज पे भरोसा कर सकते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं वही भरोसे की बात इसलिए कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं आपको टीटीपी पे भरोसा नहीं, तालिबान कहता है हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं, फिर आखिर समाधान कैसे निकलेगा? देखें, जब आप ये अदा करती हैं अपनी जुबान से तालिबान हुकूमत, तो ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। अभी शो के स्टार्ट में मैंने आपको एक न्यूज दी थी कि जो उसमें हक्कानी फैक्टर है
वो अपनी काबुल हुकूमत से नाला हो चुका है। अब देखे ना, सिराजुद्दीन हक्कानी उनके इंटीरियर मिनिस्टर है और उनको नजरबंद कर दिए गए। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं उनके अंदर भी फैक्शंस है जो काबुल की इस जो जो उनकी पॉलिसी चल रही है, जो स्ट्रेटजी है, इससे खुश नहीं है। तो हम अगर ये कहें कि क्या सारी जो काबुल हुकूमत है वो एक सफे पर है पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उनका स्प्लिट हमें दिखाई दे रहा है। और अभी एक और बात हो रही थी डिबेट में कि आखिर टीटीपी से हमें इतना मसला क्या है, हम इनको बर्दाश्त क्यों नहीं करते। तो जिस ग्रुप ने हमारे यहाँ एपीएस पे अटैक किया हो, हमारे 130 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया हो, बेनजीर भुट्टो हमारी साबिक प्राइम मिनिस्टर 2 बार की, जिनका जिक्र अभी शाह साहब ने किया, जो हमारे दोस्त हैं, आज बहुत अरसे बाद आए हैं और क्लीन हैं और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो मैं उनकी भी सराहना करता हूँ। लेकिन मैं वही कहूंगा कि बेनजीर भुट्टो जो है ना, उनको भी शहीद किया टीटीपी ने, और ये बकायदा क्लियर है। अपनी लाइफ में भी आखिरी दिनों में कहा था कि मुझे टीटीपी से खतरा है, और बाद के जो एविडेंस है उन्होंने भी साबित किया। तो आप मुझे बताएं, ऐसे ग्रुप को जो हमारी सियासी क़यादत के खिलाफ हो, अवाम के खिलाफ हो, फौज के खिलाफ हो, हमारे बच्चों के खिलाफ हो, हम उसको क्यों कर बर्दाश्त करेंगे? और अगर कोई हुकूमत उनको सेफ हेवन देगी तो हम इस बात को भी क्यों कर और कब तक बर्दाश्त? ये बात भी क्लियर है, इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। देखिए, यही बात तो हिंदुस्तान भी कहता रहा है फिर हमेशा से। संजीव मलिक जी, जो बात अभी हुसैन जावेद जी कह रहे हैं, ऐसी कोई भी हुकूमत जो एक तरह से हमारे लिए घातक हो या फिर हमें नुकसान पहुंचाता हो, हमारी आवाम के लिए, यहाँ पे जो महिलाएं, बच्चे या फिर यहाँ की जनता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनता हो, हम उसे क्यों बर्दाश्त करेंगे? यही बात तो हमारे लिए भी लागू हो जाती है। मैम, अभी जावेद भाई ने एक चीज उठाई कि ये ग्रुप किसी के नहीं हो सकते। तो क्या जमात तो हमारे लिए होगा? क्या वहां पे जो पाकिस्तान ने जो ग्रुप पाले हैं और जो अपने पाकिस्तान आर्मी ने उनको अपना प्रॉक्सी बना के आगे फ्रंट वाल बनाया है, क्या वो हमारे हो सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए उनके खिलाफ? आज पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी उनके खिलाफ काम कर रहा है, जबकि टीटीपी उनका बनाया हुआ है, उसकी जमीन से बना है, उनके लोग शामिल है उसमें, उनके ट्रेनर शामिल है, पाकिस्तानी जो आर्मी है, उनके जो रिटायर्ड लोग हैं उसमें उसके साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेन किया है, इंटेलिजेंस दिया है। ये कह रहे हैं कि ग्रुप किसी के नहीं हो सकते। अब बताइए जमात का क्या करें हम? आप भी बता दीजिए आपकी भाषा में। देखिए मैम, इसका जो रीजन है ना, असली रीजन ये है, तालिबान के साथ आज क्यों उनके संबंध खराब हुए? क्योंकि तालिबान जब पहली इनिंग्स में आया था तो तालिबान इनकी लाइन को टो कर रहा था, इनकी चीज को फॉलो कर रहा था, इनकी बातों को मान रहा था। लेकिन तालिबान जो सेकंड इनिंग्स में आया, उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपके टर्म्स पर नहीं खेलेंगे, क्योंकि तालिबान को भी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड वाइड लानी है। इस बात को देखते हुए तालिबान उस कट्टरवाद और जो पहली इनिंग्स में उसने खेली है उसमें उसने मॉडिफाई किया। ये बात पाकिस्तान को ना होगा वाजगुर जी। जैसे ही तालिबान ने अपना रीच बढ़ाने की कोशिश करी, ये पाकिस्तान को कैसे पसंद आएगा? क्योंकि उसकी तो इच्छाओं के खिलाफ है ये, उसकी चीज को, उसके एम को, उसके ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल नहीं करती। तालिबान ने इंडिया से बढ़ाना चाहा तो इनको बहाना मिल गया जी, तालिबान तो इंडिया में गया या उसके लोग इंडिया में गए, वहां के वजीर इंडिया में गए तो इंडिया ने सपोर्ट कर दिया। देखिए, हमारे पास हम वो देश हैं जो हर किसी से मित्रता रखना चाहते हैं, हम तो आपसे भी रखना चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री शुरुआत के दिनों में आपके यहाँ गए, बल्कि उनको अपने देश में भी बहुत सारा बैकलैश झेलना पड़ा जी, वहां बिन बुलाए चले गए। लेकिन देखिए कितना बड़ा दिल था, एक बहुत अच्छा मैसेज था। इसके पहले चलो और थोड़ा पहले चले जाता हूं, जब हम शुरुआती दिनों में थे तो हमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ गए थे? देखिए, बोरा वाघा बॉर्डर के थ्रू, वाघा तो आपका गांव है, अटारी बॉर्डर के थ्रू आपके पास आए थे, और आपने क्या किया उसके बाद? ये फरवरी की बात है मात्र, और मई में क्या हो गया? देखो भाई साहब, ऐसा होता है कि एक यकीन करने का एक लिमिट होती है। आपकी यस्टरडे की, पास्ट के कर्म आपके फ्यूचर की रिलायबिलिटी को तय करते हैं, और वो रिलायबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। और यही बात आज है कि पाकिस्तान जो दोहा में ये करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक वो बलोच साहब ठीक कह रहे थे, पत्रकार महोदय, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू गेन टाइम, टू बाय टाइम, टू कंसोलिडेट इटसेल्फ। मैम, इसका दूसरा, उसको अपने पूरे वर्ल्ड को एक पिक्चर दिखानी है, उस पिक्चर को दिखाने के लिए उसको एक मौका मिलेगा। इसके अलावा देखिए, किसी भी ऑपरेशन, लड़ाई या स्क्रीन या झगड़े का एक बहुत अहम पार्ट होता है साइऑप्स, साइकोलॉजिकल ऑप्स। आप उसमें क्या कहते हैं? जैसे कि मंत्री जी हैं, अभी डिफेंस मंत्री जी हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे पत्रकार महोदय कि उनके पास इंटेलिजेंस होगी। इंटेलिजेंस है ना उनके पास? जब उनसे पूछा जाता है कि ये कहां से लाए आप सिंदूर की कहानी, वो कहते हैं सोशल मीडिया में भरा पड़ा है। सोशल मीडिया ठीक, हाँ जी मैम। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए मुझे नहीं पता, वो मंत्री हैं, उनका उनकी जगह सम्मान है, लेकिन कहने का मतलब है जो उनकी हरकतें हैं वो कतई रिलायबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
टीटीपी मैं मानता हूं मैम, टीटी को मैं कोई गवर्नमेंट वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता। बिल्कुल। टीटीपी ले लो या तालिबान ले लो मैम, इन पे यकीन नहीं करेंगे वो। हाँ, हो सकता है इंटरनेशनल प्रेशर के कारण कतर या दोहा या मुस्लिम लेकिन सर कंट्रीज के अरब एक कंट्रीज बात जरा मुझे स्ट्रैटेजिक वे में जरा समझाइएगा, फिर मैं जल्दी से तैयब बलूची का रुख करूंगी। ये जो कतर में जो बैठक है, आपको लग रहा है कि इसका समाधान इतना इजीली निकल पाएगा? 48 घंटे तो टिक नहीं पाया कि सीज फायर, क्या आगे बढ़ेगा ऐसे? मैम, इसमें पाकिस्तान का मेन होगा कि वो तालिबान को बोलेगा कि आप इंडिया से डिस्टेंस बनाइए। तालिबान आज देख रहा है कि देखिए मैम, तालिबान हमारे खिलाफ था अपने फर्स्ट इनिंग्स में। उसके बाद जब हामिद करजाई और उनके बाद दूसरे जो प्रेसिडेंट साहब आए थे, उनके टाइम में हमने कितना डेवलपमेंट काम किया, हमने लोगों के काम किया। और आप ये देखिए, एहसान फरोमोस्ट कंट्री जैसे तुर्की है, भले ही उसको वो इनके साथ हर दिन खड़ा रहता है, और हमने भी तुर्की के लिए कोई बुरा काम किया? हमने तुर्की के लिए जैसे ही वहां पे जलजला आया, हम सबसे पहले गए, हमारे लेडी डॉक्टर्स उनकी ओल्ड लेडीज को बेचारे को सपोर्ट कर रही थी, घर घर जाकर कर रही थी। लेकिन उसने क्या किया? यही काम हो रहा था। आज पाकिस्तान के सामने बड़ा रिलायबिलिटी क्राइसिस है, और इसके इतना यहां तक इतना डाउन है ये क्राइसिस कि कोई भी मुझे लगता है सर इसकी दूसरी थ्योरी ये है, इसकी दूसरी थ्योरी मुझे लगता है कि ये है कि पाकिस्तान तब तक तालिबान पर को इतना, मैं अफगानिस्तान भी नहीं, मैं तालिबान की बात कर रही हूँ, तालिबान को तब तक अपना रिलायबल और अपना खासा साथी मानता रहा जब तक एक तरह से 70% तक उसको होल्ड करता रहा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ बलूच जी, तैयब बलूच जी, ये यूएन की एक रिपोर्ट तक कहती है कि कुछ समय पहले तक करीब 70% तालिबान को होल्ड किया है पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर भाई उनको रसद पहुंचाना हो, उनको ट्रेन करना हो, उनको आर्म करना हो, उनको पनाह देना हो, उनको एक तरह से कहा जाए कि पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप करके देना हो, वो पाकिस्तान ने किया। लेकिन धीरे धीरे जब तालिबान ने खुद ने पंख पसारना शुरू किए, तो उसके बाद में फिर आप लोग आप दोनों के बीच में ठन्ना शुरू हो गई, 36 का आंकड़ा बन गया। अगर आपको इस असल रीजन बताऊं, रीजन ये है कि पहले तो तालिबान और हमें तरीके तालिबान पाकिस्तान को समझना होगा। तरीके तालिबान पाकिस्तान वो है जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करती है, और तरीके तालिबान जो है वो अफगानिस्तान वाले हैं जिनकी वहां पे हुकूमत है। यहाँ पे जो आपने कहा कि टीटीपी को पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान ने नहीं बनाया, बल्कि ये टीटीपी जो है वो जो है प्रॉक्सी वार के नतीजे में जो है बनाया गया, और वो अगेंस्ट पाकिस्तान बनाया गया। और उस टाइम जैसे आप कह रही हैं कि जब तहरीके तालिबान यानी कि जो अफगानिस्तान में बरसर-ए-इक़्तिदार अब रजीम है, इस रजीम को जब पाकिस्तान कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, तो उस टाइम भी ये टीटीपी वाले जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने महाज खोल दिया, और फिर पाकिस्तान के ऊपर ही इन्होंने हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन इसके बाद जब तालिबान का वहां पे अबूरी हुकूमत कायम हो गया, तो उस अबूरी हुकूमत के बाद दरमियान में सालसी की कोशिशें की गई। और मैं आज आपको बताता हूँ कि जो अमीर मुत्तकी साहब आपके यानी कि न्यू दिल्ली में उलमाए देवबंद के मरकज में बैठे हुए थे, तो वहां पे मैं सबसे मेन रीजन ये है कि तालिबान का जो मकतबा फिक्र है वो देवबंद मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में जो जमीयत उलमा इस्लाम है यानी वो भी देवबंद मकतबा फिक्र से मौलाना फजल रहमान, तो पाकिस्तान की जानिब से मौलाना फजल रहमान को भेजा गया अफगानिस्तान, और उनको कहा गया कि ये टीटीपी के मामलात है, और हमें टीटीपी जो है वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करती है, हमारे बच्चे मारती है, हमारे स्कूल, हमारे मसाजिद, हमारे मंदिर सब जो है वो टीटीपी के अटैक कर रहे हैं। तो आप जो है वो बुरी हुकूमत को कहें कि वो इसका कोई खातिर खा इलाज निकाले, और इनको जो है दरअंदाजी भी बंद की जाए। उसके बाद मैं आपको बकौल मौलाना फजल रहमान जो हमारे यहाँ जमीयत के एक बड़े रहनुमा है, देवबंद मकतब फिक्र के, तो उनके बकौल उन्हें जो हमसे बात हुई थी, उसके बकौल उन्होंने ये कहा था कि तालिबान जी की जो तालिबान रजीम है वो ये चाहती है कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, चूंकि हमने हुकूमत कायम करनी है, हमने स्टेट रेट कायम करनी है अफगानिस्तान के अंदर, तो हमें कुछ टाइम दिया जाए। उसके बाद फार्मूला ये तय हुआ था कि जो टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको जो है वो पाकिस्तान की सरहद से उठाकर दूसरी साइड पे ताजिकिस्तान या जो दूसरे उनका बॉर्डर है उस साइड पे हम उनको मुंतकिल कर देंगे, ताकि वो पाकिस्तान में दरअंदाजी ना कर सके। तो पाकिस्तान जो है वो बार बार वेट करता रहा, और बार बार जो है अफगान हुकूमत को ये कहता रहा, अबूरी हुकूमत को, तालिबान हुकूमत को, कि आपने जो है वो ये जो बात की थी इन पर अमल दरामद करें। हमारे यहाँ मासूम बच्चे मार रहे हैं, हमारे यहाँ जो है वो मदारिस, स्कूल, मसाजिद सब पर हमले हो रहे हैं। लेकिन तालिबान लगता है कि वो इस जो डील हुई थी या उसमें सिंसियर नहीं दिखे। लेकिन तैयब बलूची, दरअसल आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जितनी भी बात मैं समझ पाई हूँ उसमें एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना कि भाई चुनौतियां तो दोनों तरफ से हैं। एक तरफ टीटीपी अफगानिस्तान का, ये कहा जाए तालिबान की जो अभी हुकूमत है वो पूरी तरह से टीटीपी को तो कंट्रोल करती नहीं है।
अब दूसरी तरफ उसकी चाहे बात शरिया कानून की बात हो, अगर पाकिस्तान की बात हो जाए तो वो ये कहते हैं कि भाई टीटीपी एक तरफ तालिबान से आप भाईचारा दिखाते हैं, दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक कर देते हैं। वह बार बार युद्धाभ्यास तो इसी रूप में एक बड़ी विरोधाभास नजर आता है ना, इसी चीज को लेकर तो बड़े स्तर पर अली शाह जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खास तौर से यही तो एक बड़ा ये कहा जाए कि विरोधाभास है। कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं हुसैन जावेद जी, मैं रिएक्शन के बाद में अली शाह जी का रुख कर रही हूँ। जी हुसैन जी। जी थैंक यू नैना जी। मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्टली 2-3 पॉइंट अपने दोस्त शाह साहब के सामने रखना चाहूंगा, फिर वो उसको रिस्पॉन्ड कर दें। पहली बात तो ये देखिए, जब से ये एक्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब जो हमारी झड़पें हुई अफगानिस्तान के साथ, आपने सुना कि यूके ने, यूएसए ने, चाइना ने, रशिया ने पाकिस्तान के किसी एक्ट को कंडेम किया? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है कि वो, किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि तालिबान से सब तंग है। दूसरी बात कि ये तालिबान का एक डीएनए फैक्टर है। ठीक है, आज इनके पास मुल्ला उमर की क़यादत नहीं है, लेकिन एक इनका प्रॉब्लम हमेशा रहा है, अमेरिका। जी जी हुसैन जावेद जी, बात पूरी कीजिए प्लीज। मुझे लग रहा है हुसैन जी, जी हुसैन जी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए प्लीज थोड़ा सा। जी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कराती हूँ हुसैन जी। देखिए जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है, मैं जब तक अली शाह जी का रुख कर रही हूँ। अली शाह जी आप कुछ कह रहे थे, आप रिएक्ट भी करना चाह रहे थे। दूसरी बात ये भी जरा बताइएगा कि जिस तरह से कतर में ये दोनों देश मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एक तनाव नजर आया, इसमें चाइना और अमेरिका का भी पर्सनल इंटरेस्ट नजर आता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई सीपेक जो है, कहीं ना कहीं सीपेक और क्षेत्रीय स्थिरता जरूर दांव पर लग जाती है। तो आपको लगता है कि ये जो पूरी मध्यस्थता करना, भले खुद की इच्छा हो या नहीं हो, लेकिन बाहरी दबाव के तहत शुरू की गई एक चर्चा जरूर है? जी बिल्कुल। देखिए जो मदरसा है, जो सीजफायर की आपने बताया, कतर में जाके बातचीत चल रही है, जी सऊदी अरेबिया ने भी अहम भूमिका निभाई है सीजफायर होने की, लेकिन पाकिस्तान बार बार बात नहीं मानता। पाकिस्तान कहता है, वो क्लेम करता है कि अफगानिस्तान, तालिबान की तरफ से ये सीजफायर का प्रस्ताव आया था। हालांकि तालिबान ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। इसकी वजह मैं मानता हूँ कि वो सोच रहा होगा कि भाई अरे क्या बचपना स्टेटमेंट है बच्चों का, छोड़ो इनको, मुंह मत लगाओ, क्या बात करनी है इसको। पाकिस्तान ने ये भी बोला है कि भाई 2021 के बाद से, 15 अगस्त 2021 के बाद से जो दुश्मनी है वो बढ़ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पाकिस्तान सोच रही थी कि अगर तालिबान आ जाता है तो तालिबान उनके बनाए नक्शे कदम पे चलेगा, भाई भाई रहेंगे ये। और लेकिन फिर तालिबान को अपनी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए थी, तालिबान ने बात नहीं मानी। तालिबान के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है ज़हीबुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा था कि, अभी बोला है, बयान दिया है कि पाकिस्तान आर्मी के बॉर्डर पोस्ट के आउटपोस्ट पे जो तबाह कर दी थी बिल्कुल, और पाकिस्तान की टैंकें भी इन्होंने बर्बाद करी है। और पाकिस्तान बोल रहा है कि अफगानिस्तान का सरजमीन टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, फंडिंग के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान के, आमिर खान मुत्तकी, जब वो हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने भरी सभा में मंच से कहा था कि अफगानिस्तान की सरजमीन कोई भी टेरर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। अब 6:30 बजे शाम के से जो सीज फायर हुआ है, आप देखिए, क्या हम ये मान लें कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा? नहीं मान तो सकते। आपको क्या ये लग रहा है कि जो सीज फायर होगा ये कागजों पर है, जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता? बिल्कुल 100%। देखिए, मैं सन 2003 की बात बताता हूँ आपको। 2003 में मैं खुद एक यंग ऑफिसर था, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे था। महज 30 मीटर के फासले पे मैं पाकिस्तान की पोस्ट पे था, यानी कि मैं हिंदुस्तान की सबसे आखिरी की जमीन हम गार्ड कर रहे थे। और तब मेरे सामने की बात है, सीज फायर नहीं हुआ था तब, मेरे सामने की बात है, मैं पोस्ट पे था, सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद, सीज फायर के पहले मैंने दोनों साइड की मैं 3 टाइम देखा है। सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। बार बार ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग करता था हमारे पे, बार बार। हमको आदेश नहीं था वापस फायर बैक करने का, क्योंकि हम शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं, हमारे पास सीज फायर किया था हमने। लेकिन पाकिस्तान का, तब से मैं कह रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं है इनका, कब कहाँ पे क्या मुकर जाए। यही वजह है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान से अब वो पहले वाला याराना रखना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि भाई हमें तो भरोसा ही नहीं है। तैयब बलोच जी,
देखिए बात यह है कि भरोसा हो ना हो, लेकिन सच बात अगर आप पूछे तो मुझे अफगानिस्तान के अंदर ये तालिबान की अबूरी हुकूमत अब ज्यादा टिकती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो चीजें अब मुझे नजर आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि रजीम चेंज जो है वो अफगानिस्तान में जो है बहुत जल्द मुमकिन हो पाएगा। जिस तरीके से उनका अपना इंटरनल जो प्रेशर है, जो इंटरनल उनकी अपनी लड़ाई है तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ये बेसिकली वार लॉर्ड्स हैं, इनके अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अच्छा, इनमें क्योंकि हुकूमत तैयब साजी के बलूच लिए जी, हालांकि भी आपने ये बात पहले भी कही थी, मैं जरा वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपने कहा था कि ये जो तालिबान या फिर अफगानिस्तान में जो फिलहाल सिस्टम नजर आता है हुकूमत का, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, आने वाले वक्त में बदलेगा। आपको बदलाव किस रूप में नजर आ रहा है, और वहां पर अगर बदलाव होगा तो बदलाव करेगा कौन? तालिबान की कोई दूसरी टीम क्या? बिल्कुल इनके अंदर से ही लोग इनको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मुल्ला उमर की क्या जो थॉट्स था, क्योंकि तालिबान का जो फाउंडर है वो मुल्ला उमर थे, उन्होंने जो थॉट्स दिए, उनके जो नजरियात थे, ये तो अब तीसरी जनरेशन है, वो अपने बानी के नजरियात से फिर चुकी है। मुल्ला उमर ने बाकायदा तौर के ऊपर कहा था कि पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला होगा, लेकिन ये क्या हुआ? मुल्ला उमर को मानने वाले जो है आज पाकिस्तान के हमलावर हो गए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये झूठे हैं, ये फेक लोग हैं, और ये अपने बानी के नजरियात से हट चुके हैं। तो आज भी तालिबान के अंदर वो स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है जो मुल्ला उमर के जो है असूलों पर कारबंद है। तो वही लोग जो है इनका तख्ता उल्टेंगे। जैसे आपने देखा कि वो हकानी ग्रुप के खिलाफ इन्होंने क्रेक डाउन शुरू कर दिया। गुलबदीन हिकमत यार साहब कहाँ पे हैं, बाकी मामलात कहाँ पे हैं? क्योंकि ये जो तालिबान ने अबूरी हुकूमत कायम की, इन्होंने जो है वो भाड़े के लोग, वो जो वार्ड लॉर्ड्स थे, उनको अपने साथ मिला के अपनी एक स्टेट रेट कायम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मसाइल थे। और फिर उसी वार लॉर्ड्स को जो है वो कुछ दूसरा मुल्क भी यूज कर रहा है। जैसे कि अजीत डोभाल ने कहा था कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कि 1500 करोड़ के लिए अगर ये लड़ सकते हैं तो भारत इनको 1800 करोड़ दे सकता है। फिर उन्होंने कहा कि उलमा देवबंद का जो हम इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हैं। आज अमीर मुत्तकी साहब जो है वो उलमा देवबंद के दौरे पर जाते हैं, तो पूरी कहानी जो अजीत डोभाल ने 2008 में बयान की थी, आज वो पूरी कहानी खुल के सामने आ गई है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि तालिबान के अंदर से एक ग्रुप उठेगा जो इस रजीम को जो है वो खत्म करेगा और वो अपनी नई हुकूमत बनाएगा। तो मुझे ये मुस्तकबिल में, बल्कि मुस्तकबिल करीब में होता हुआ, और जो नई हुकूमत होगी उसके पाकिस्तान से ताल्लुकात कैसे होंगे, ये भी बता दीजिए। जो नई हुकूमत, देखिए बात यह है कि यही मैं कह रहा हूं कि मुल्ला उमर जो फाउंडिंग मेंबर थे, जो तालिबान को जिन्होंने बनाया था, और उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा था कि पाकिस्तान पर हमला, तालिबान अफगानिस्तान पर हमला है। तो अब जो नई हुकूमत जो अगर मुल्ला उमर के असूलों पर कारबंद होगी तो फिर पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात इंतहाई दोस्ताना होंगे। ठीक है संजीव मलिक जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर से अगर मैं इंडिया के लिहाज से देखूं, हम लगातार देखते हैं कि खासतौर से अगर पिछले कुछ वक्त में अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग तस्वीर नजर आती है, और अभी जो हालात हैं इसे भारत को रणनीतिक अवसर के रूप में देखना चाहिए या फिर क्षेत्रीय अस्थिरता आने वाले वक्त में यहाँ पर भी नजर आएगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है जैसा कि तैयब बलूच जी कह रहे हैं सीधे सीधे कि भाई अफगानिस्तान में आने वाले वक्त में हुकूमत बदलेगी, अगर हुकूमत बदलेगी तो कौन किस रूप में नजर आएगी? क्या वो इसी रूप में नजर आएगी? क्योंकि लगातार पाकिस्तान ने जिस पर रूल करने की कोशिश की, या फिर वो जो ख्वाहिश है वो तो मुझे नहीं लगता तालिबान एक बार फिर से उसे फुलफिल होने देना चाहेगा। तो क्या एक नया युद्ध का मोर्चा और आने वाले वक्त में नजर आएगा और एक और अस्थिरता बनती हुई नजर आती है? मैम इसके 2-3 पहलू हैं नैना मैम। एक पहलू तो ये कि देखिए इंडिया अपने जो लास्ट टर्म जो हित हैं उस पर काम कर रहा है। लेटेस्ट उदाहरण है जिसके कारण हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इंटरनेशनल इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, रशिया। देखिए हमने कभी भी किसी भी देश के प्रति के सामने आत्मसमर्पण इसलिए नहीं किया है कि जी हम आप कह रहे हो इसलिए हम आपकी बात मानते हैं, नहीं। हम रेस्पेक्ट सबका करते हैं लेकिन देश हित को सर्वोपरि रखते हैं। अब आती है बात जो हमारे बलोच भाई साहब कह रहे थे कि 1200-1800 करोड़। देखिए हमने हमारे बजट में, नेशनल बजट में अफगानिस्तान के लिए भी कुछ ईयरमार्क किया था गवर्नमेंट ने। वो एक डेवलपमेंट वर्क के लिए है, न कि हम वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनपाने के लिए। ये बजट का एलोकेशन हमने श्रीलंका के लिए भी करते हैं, हम नेपाल के लिए भी करते हैं, जो हमारे पड़ोसी है। हमको लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई महामारी के अगेंस्ट में कोई दवाइयां रेडी करना और उनको स्टॉक तैयार करना, वो बजट में से ही जाता है। मैं दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं,
तीसरी चीज है ह्यूमन राइट्स, चौथी चीज है बच्चों का कल्याण जो होता है, बच्चों का वेलफेयर जो होता है। बहुत सारी स्कीम होती है जो हमारे जो एम्बेसी टू एम्बेसी उनको वो फंड रिलीज करके और वहां के हम डेवलपमेंट कार्य या वेलफेयर कार्यों में लगाते हैं। तो ये बात हुई तो बलोच साहब की, क्योंकि शायद इनको इतना ही पता है कि भाई हमने 1200-1800 करोड़ ये मार्क किए हैं, वो ऐसे होता है। दूसरी बात आती है कि हमारे जो जो राज लोग जो हमारे हित हैं, देखिए मैम, आज झगड़ा इस बात का है कि पाकिस्तान की बात तालिबान नहीं मान रहा है जैसा कि पाकिस्तान चाहता है। वो चाहता है कि तालिबान इंडिया से कोई संपर्क ना रखे। वहां की जो चाबहार बॉर्डर वो कहानी है वो सबको पता है। वो नहीं चाहता कि इंडिया उसका कोई फायदा उठाए। इंडिया और हमारा नोट ओनली यहाँ पे देखिए, हम पे भी सैंक्शन लगे हैं ईरान के पोर्ट के संदर्भ में। हमने बिल्कुल हथियार नहीं डाले हैं, ठीक है, जो नुकसान होगा देखा जाएगा, हम उसका भी रास्ता ढूंढेंगे, तो क्या ऑप्शंस सर इसमें निकालेंगे। अमेरिका की भी भूमिका है क्या? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बगराम एयरपोर्ट तो है, वो तो बड़ा एक है ही जी, एयरबेस को लेकर बस। डेफिनेटली मैं वही बात पे अगला पॉइंट मेरा यही था कि अमेरिका का रोल इसमें है। अमेरिका चाहे तो वहां पे मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके तालिबान को डिस्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान और अमेरिका दोनों भी मिलकर, मेरा ये फर्म ओपिनियन है, और पूरा ईरी सैकड़ों सैकड़ों सदियों का इतिहास उठाइए, उस टेरिटरी को, उस ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, अफगानिस्तान ऐसी जगह है, आप इनको नहीं जीत पा सकते। उनके साथ मिलके आप चल सकते हो, और उसके लिए है पाकिस्तान को विंस एंड फैंसीज को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सर बात तो यही है कि पाकिस्तान छोड़ेगा कैसे? दूसरी बात तो मुझे एक और बड़ी लगती है, मुझे लगता है उस बात से शायद हुसैन जावेद जी और तैयब बलूच जी भी समझे भले, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अली शाह जी, ये तो बड़ा रणनीतिक या फिर एक अलग तरह का दोहरा रवैया नजर आता है। जब बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हो रही है तो जरा खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है उस पर भी हो जानी चाहिए थी फिर तो। बिल्कुल सही बात है। और देखिए अभी जो 48 आवर्स 2 दिन का जो सीजफायर हुआ है, इसमें पाकिस्तान के लंबे लंबे क्लेम्स कुछ भी कर दें, मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं होगा। क्लेम्स कुछ भी करें, मेरे को बिल्कुल ताजुब इस बात का भी नहीं होगा अगर पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है कि इन्हें एक ही राउंड से 100 राफेल गिराए हैं, एक ही राउंड से, मुझे ताजुब नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान ऐसी जगह से अपनी करवा चुका है। आपने कभी सुना है कभी जंग हारने के बाद कोई चीफ आर्मी से अपना खुद का प्रमोशन कर दे, अपने आप को फील्ड मार्शल बना दे? हाँ, फेल हुए हैं मैं मानता हूँ, मगर फील्ड मार्शल बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। अली शाह जी, इसके लिए तो नैरेटिव सेट करना है ना, वरना जनता के बीच में किस रूप में लेकर जाएंगे? भाई किसी देश की अगर हुकूमत जो है, वहां की सेना ही अगर एक तरह से आवाम को कंट्रोल करती हो, देश को कंट्रोल करती हो, और अगर वही फेल हो गए तो अपनी देश को क्या मुंह दिखाएंगे? दुनिया को तो छोड़िए। देखिए, कहते इतिहास अपने आप को दोहराता है। इनके जनरल अयूब खान ने क्या करा था? जनरल अयूब खान ने भी जंग हारने के बाद अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित किया था। तो आप हमारे फील्ड मार्शल देखिए, आप फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, फील्ड मार्शल करियप्पा, जो ऑरा, जो कैरिज्मा देखिए आप इनके। माफ कीजिएगा आप बुरा मत मानेगा, लेकिन फैक्ट है, इनके लल्लू फील्ड मार्शल को देखिए आप। लल्लू फील्ड मार्शल पहुंचते हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहां पर नोट फरमाते हैं, यानी कि अमेरिका टेरर फंडिंग कर रहा है। मैं तो ऐसे मानूंगा, मैं इनकी फौज को और इनको भी आतंकियों से कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि 99 में साबित हो गया था। पाकिस्तान के फौज ही आए थे हमारी सरजमीन में घुस के सिविल ड्रेस में, जब हमने उनको मारा तो उनके एक सिविल ड्रेस में से आई कार्ड निकला, सर्विंग पाकिस्तानी फौजी। फिर पाकिस्तानियों ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे नहीं है ये, आपको जो करना करो। इनके सैनिकों को लेने से पहचाने से मना कर दिया। हमने पूरे इज्जत आबरू के साथ इनको दफनाया, हमने फातिहा पढ़ी, हमने कलमा पढ़ा, हमने इनको दफनाया, वो इज्जत बख्शी हमने इनको। मगर देखिए अब अली शाह जी, आपकी बात पे हुसैन जावेद जी कुछ रिएक्ट करें। जी हुसैन जी, अली जी का भी ऑडियो रखना जी। मैं मेजर शाह को यही कहूंगा कि देखिए, फील्ड मार्शल मानिक शाह की हम भी इज्जत करते हैं, वो जेंटलमैन सोल्जर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये कि आपने फिर हमारे फील्ड मार्शल के बारे से बात की, तो मैं उसका जवाब यही दूंगा कि जो काम आपके फील्ड मार्शल ने 6 माह में किया था कि मैडम प्राइम मिनिस्टर मुझे 6 माह चाहिए अपनी फौज को तैयार करने के लिए, तो वो हमारे फील्ड मार्शल ने 2-3 दिन की जंग में रिजल्ट अपने दे दिए थे। चाहे आप माने ना माने, वो हमारा मसला नहीं है। तो हम अपने फील्ड मार्शल से बहुत ख्याल अच्छा है। क्या तुम में रहते हो भैया? कौन दुनिया में रहते हो मेरे भाई? कौन सी मनोहर कहानियां पढ़ते हो? हैं? अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। जंग हारा होता है मेरे भाई, जो जर्नल जंग हारा होता है ना, ट्रंप उसको ये नहीं कहता कि आज मुझे मेरा दोस्त फील्ड मार्शल बहुत याद आ रहा है।
ठीक है, 3 महीने में 3 दफा मुलाकातें हो चुकी। कोई हारे हुए बंदे को तो इतना कोई आपको पता है कोई मिलता नहीं है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो इस बात को देख रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं आएगा। ये लोग लेकिन ना इंडिया जंग में हारने को जंग हारना इंडिया में मानते ही नहीं है। एक ही नाम ये है, लोग आसिफ उसामा बिन मुनीर। लादेन को उग्रवादी मानते ही नहीं है। नाम है आसिफ ये लोग मुनीर। हाफिज सईद को हाफिज आपके सईद बीच में को नहीं बोला उग्रवादी सर। मानते ही नहीं है। ये मौलाना सर मसूद मैं अजहर आपको को उग्रवादी मानते ही नहीं है। सर मैं ये आपको बुरी चीज को बोला बुरा सर। मानते ही नहीं है। ये बुरी सर चीज को कहते आपके हैं बीच अच्छा में नहीं बोलना, और अच्छी मैं चीज को सिर्फ कहते ये हैं कह रहा बुरा। हूँ ये है कि आपको प्रॉब्लम है आसिफ मुनीर से, वो हमें पता है, वो तो हमें हर रोज पता है और वो नहीं, रहेगी। हुसैन जावेद जी, लेकिन दरअसल हमें वो दिक्कत तो दिखता है, हाफिज वो दिखता सईद है। और मसूद अजहर से भी है। हमें दिक्कत तो हाफिज सईद मसूद अजहर से भी है, जिन्हें आप आतंकी नहीं मानते हैं। संजीव मलिक जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं लास्ट रिएक्शन ले रही हूँ, है ना सर? हमें दिक्कत तो उनसे भी है, लेकिन मानेंगे तब ना। पनाह देकर मैम, बैठते हैं आतंकियों को और उसी के बाद में अपना ये ही घर जला बैठते हैं। जी सर। मैम एक्चुअली जावेद भाई है, मुझे लगता है कि ये काफी थोड़ा सा विचारवान व्यक्ति हैं, क्योंकि इनकी बातों से निकल के कभी कभी वो चीजें आती हैं कि जो वहां की सच्चाई फैक्ट्स होते हैं। यस। जावेद भाई, हाँ देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान किस हालत में रहे, टूटे मरे या कैसे करे, लेकिन एक बात बताएं, हमसे ये अलग हुए हो आप, हमसे ही गए हो, चलो 70-80 साल पीछे चले जाए, हम नहीं थे, आप नहीं थे, हमारे पूर्वज थे, पुरखे थे, तकरीबन एक जैसे थे। लेकिन कम से कम ये जो आप जो खेल खेल रहे हो ना, पिछले, आपका मतलब है आपका गवर्नमेंट, आप नहीं, आप व्यक्तिगत नहीं, आपके जो गवर्नमेंट जो खेल खेल रही है, जब ये खेल खेलना बंद कर देगी, मैं कहता हूं बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक आएंगी। दूसरा पॉइंट, देखिए एक बात सुनिए, ट्रंप इतने बेवकूफ नहीं है, उनकी रिलायबिलिटी आज इतनी डाउन है, उनकी बातों से, उनकी हरकतों से। जी। लेकिन ये बात फैक्ट है कि अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री है आज की डेट में भी। ट्रंप ने आपके ना प्रेसिडेंट को बुलाया, ना ही प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उन्होंने आपके आर्मी चीफ को क्यों बुलाया? क्या आपने सोचा नहीं इस बात को? आर्मी चीफ वहां पे एक नहीं दो जाते हैं। और एक बात देखिए, ट्रंप साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करके, जब आपके मुनीर साहब वहां बैठे थे, एक ना दूसरा गेम खेलना चाहते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब इतने इतने उनके फोरथॉट्स हैं, वो इतना आगे सोच लेते हैं कि उन्होंने सोचा कि एक आर्मी की चीफ के खिलाफ एक देश के, इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर को पिचिंग करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। सही तो बात है। उन्होंने जो ट्रंप ने गेम खेला है ना, आपको प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है कि आपको यहाँ मुझे पे लग रहा है आपके वो, ऊपर गेम खेला जाएगा। सर मुझे समझो लग इस रहा है बात कि को, पाकिस्तान समझिए। उस बात को समझ नहीं पाया और वो शायद ये जी। पपेट बनने को तैयार भी हो गए और वो पपेट बन के बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन इसकी दूरगामी परिणाम है वो समझ नहीं पा रहे। अफगानिस्तान से तो अलग मोर्चे पे लड़ ही रहे हैं, अंदर खाने तो जल ही रहे हैं, आने वाले वक्त में भी स्थिति बहुत सुधरेगी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि डॉलर ज्यादा मिल गए हैं, डॉलर फिलहाल ज्यादा मिल गए हैं, ये उनके, ये प्रॉब्लम, ये ऊपर आ गए हैं और डॉलर ने हर चीज को दबा दिया। इनके ऐसा नहीं, इनके यहाँ सोच वाले नहीं है, इनके यहाँ भी थॉट रखते हैं लेकिन आदमी कि मुझे भाई हाँ लगता ये है हो कि क्या सर रहा है, उस वो डॉलर सुनता का कौन है? सही इस्तेमाल हो तब कोई बात है। अगर वहां पे भी इसी तरह से, जैसे हमने देखा था कि बीच में किस तरह से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा या फिर ऐसे ही उन्हें आतंकियों को पालने पोसने वाली अगर उसमें वस्तुओं का इस्तेमाल हुआ, तो उस डॉलर का भी कोई मतलब नहीं है। मतलब होता जब वहां के आवाम का फायदा होता। लेकिन सर आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने दर्शकों को ये बताएं कि आज जिस तरह से कतर में जो बड़ी बैठक होने वाली है, उस बैठक को लेकर उम्मीद जरूर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मौजूद तनाव खत्म हो, क्योंकि अंदर खाने पाकिस्तान में लगातार अंदर भी जल रहा है और बॉर्डर पे तो बुरा हाल है ही।